नूरपुर शहर के उस व्यस्त चौराहे पर, जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर पल गूंजती थीं, एक सिग्नल था। इस सिग्नल पर हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता। श्रुति शर्मा, जिन्हें सब इंस्पेक्टर मैम कहते थे, अपनी काली महिंद्रा थार से उतरती और सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती। यह उनकी रोज की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा मैला कुचैला और कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता। स्मृति उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की ओर निकल जाती। स्मृति एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी थीं। 2 साल पहले उनके पति अर्जुन सिंह, जो एक सफल व्यापारी थे, एक रहस्यमयी हादसे में जान गंवा बैठे थे। उस मौत ने स्मृति को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह उस फकीर को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी सुकून की वजह बनता था। शायद उस फकीर की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखता था जो उन्हें उनके अतीत से जोड़ता था। एक दिन जब बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, स्मृति ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए। लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने स्मृति को चौंका दिया। उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा, मैम, आप मुझसे शादी कर लें? स्मृति एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने फकीर की ओर देखा, जैसे वे जानना चाहती हों कि यह मजाक है या फिर उसकी मासूमियत की इंतहा। स्मृति ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे, जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ स्मृति को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन स्मृति थाने तो पहुंच गई, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटक गया। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार अर्जुन की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, वह तो बस एक फकीर है। अगले दिन स्मृति ने फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बार उसने कहा, मैम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दें। स्मृति को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैम, मुझे पता है आपको लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। स्मृति को उसकी बातों में कुछ अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। उन्होंने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ, तुम क्या कर सकते हो? फकीर ने कहा, मैम, शहर में एक बड़ा अपराध होने वाला है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूं। स्मृति को हंसी आ गई। एक फकीर और अपराध की खबर? लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा, बताओ, क्या खबर है? फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वे वहां कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। स्मृति ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की तफ्तीश के लिए भेजा। अगले दिन जूनियर अफसर ने स्मृति को बताया कि गोदाम में वाकई कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही थीं। पुलिस ने छापा मारा और वहां से अवैध हथियारों की एक बड़ी मात्रा बरामद की। स्मृति हैरान थीं, एक फकीर ने इतनी सटीक जानकारी कैसे दी? उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वे सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। स्मृति ने उससे पूछा, तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैं वही हूं जो दिखाई देता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक राज था जो स्मृति को और ज्यादा उत्सुक कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने स्मृति को कई छोटे बड़े अपराधों की खबरें दी और हर बार उसकी जानकारी सही साबित हुई। स्मृति अब उसे महज एक फकीर नहीं समझती थी। वे समझ गई थीं कि इस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि जल्दबाजी में उससे सवाल करना ठीक नहीं होगा। वक्त के साथ स्मृति और फकीर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। स्मृति अब उसे पैसे नहीं देती थी,
बल्कि उससे बातचीत करती थीं। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो श्रुति को अर्जुन की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैम, आपको याद है, आप कहती थीं कि बारिश में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। श्रुति चौंक गई। यह बात उन्होंने सिर्फ अर्जुन से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसी में बात टाल दी। एक रात जब श्रुति थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां प्रकट हुआ, जैसे वह पहले से जानता हो कि श्रुति को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा, मैम, आप अकेले इतनी रात को न निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। श्रुति ने उस रात फकीर को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन श्रुति के जिद करने पर मान गया। घर पहुंच उनका दिल और दिमाग राजू के राज में उलझ चुके थे। हर रात वे सोचती, राजू आखिर कौन है? उसकी बातों और अंदाज में क्या है जो मुझे बार बार अर्जुन की याद दिलाता है? लेकिन उन्हें अंदाजा था कि राजू का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर राजू, जो असल में श्रुति का पति अर्जुन सिंह था, 2 साल पहले एक हादसे में मारा नहीं गया था। वह हादसा असल में एक गहरी साजिश थी, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया था। राजू को फौरन अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यह शब्द सुनकर श्रुति ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो भी हो, मुझसे बात करने की हिम्मत न करो, मैं डरने वाली नहीं हूं। मगर कॉल फौरन कट गई। श्रुति ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर को ट्रेस करने का आदेश दिया। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुराने गोदाम से की गई थी, जो प्रमोद गुप्ता की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। श्रुति को यकीन हो गया कि गुप्ता की गिरफ्तारी के बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और राजू शायद उसी जाल का एक अहम हिस्सा है। इधर अर्जुन, जो अब राजू के रूप में जी रहा था, अच्छी तरह जानता था कि उसका असली दुश्मन अभी तक आजाद है। उसने चौराहे पर भिखारी बनकर जो जानकारियां जुटाई थीं, उनसे उसे पता चला था कि प्रमोद गुप्ता महज एक मोहरा था। असली साजिश किसी और की थी, कोई ऐसा जो अर्जुन के कारोबार और जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था। और अब वही शख्स श्रुति को निशाना बना रहा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह श्रुति को अभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता था। लेकिन वह जानता था कि वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। उसने श्रुति को एक और जानकारी दी। शहर के समुद्री इलाके में एक पुराना कारखाना है, जहां गुप्ता के आदमी एक बड़ा हथियारों का सौदा करने वाले हैं। श्रुति ने फौरन अपनी टीम के साथ छापा मारा। कई गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक बार फिर राजू की जानकारी सही साबित हुई। लेकिन इस बार कुछ नया खुलासा हुआ। एक गुंडे ने बताया कि इस सौदे का असली सरगना एक बड़ा आदमी है, जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसे राजू के बारे में सब पता है। श्रुति यह सुनकर चौंक गई। क्या राजू वाकई खतरे में है, या वह खुद इस साजिश का हिस्सा है? उनके दिल में अंतर विरोध पैदा हो चुका था। एक तरफ वे राजू पर भरोसा करना चाहती थीं, क्योंकि उसी की मदद से कई बड़े अपराध रोके गए थे। दूसरी तरफ उसका बार बार गायब होना और रहस्यमयी रवैया उनमें शक पैदा कर रहा था। उन्होंने अपने फॉरेंसिक दोस्त विवेक को फोन किया और पूछा, डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? विवेक ने जवाब दिया, नतीजा 2 दिन में आ जाएगा। श्रुति ने सोचा, शायद यही रिपोर्ट राजू की असलियत का पर्दाफाश करेगी। उसी रात जब श्रुति घर लौटी, राजू वहां नहीं था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था। मैम, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा। फिक्र न करें, मैं जरूर लौटूंगा। आप सुरक्षित रहें। श्रुति का दिल डूबने लगा। उन्हें लगा कि राजू एक बार फिर किसी खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब वे और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद राजू का पीछा करेंगी। सच का पता लगाने का वक्त आ चुका था। श्रुति ने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर विकास राव को बुलाया और राजू का पीछा करने की योजना बनाई। विकास राव ने बताया कि राजू को आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने कारखाने के पास देखा गया था। श्रुति ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चेक की, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार में बैठकर कारखाने की ओर रवाना हो गई।
की अंधेरी और सन्नाटा कारखाने को और ज्यादा भयानक बना रहा था। स्मृति ने छिपकर देखा कि राजू वहां एक शख्स से बात कर रहा था। वह शख्स कोई और नहीं, प्रमोद गुप्ता का भाई अजय गुप्ता था। अजय गुस्से से बरस रहा था। वह कह रहा था, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राजू ने शांत आवाज में जवाब दिया, अजय, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं अर्जुन सिंह हूं। मैं जिंदा हूं और अब तेरा खेल खत्म करने आया हूं। स्मृति का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अर्जुन सिंह, उनका पति? वह तो मर चुका था। लेकिन राजू की आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अब साफ हो रहा था। स्मृति का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या राजू वाकई अर्जुन है? उन्होंने खुद को संभाला, अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने आकर बंदूक अजय की ओर तान दी। वे बोली, हाथ ऊपर करो अजय। और तुम, राजू या अर्जुन, अब सच बताओ। राजू यानी अर्जुन ने स्मृति की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी, दुख और सुकून का मिश्रण। उसने धीरे से कहा, स्मृति, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। अजय ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जेब से बंदूक निकालने लगा, मगर स्मृति ने फौरन गोली चलाई। गोली सीधी उसके हाथ पर लगी और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। अजय दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। स्मृति ने तुरंत अपनी टीम को अंदर बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रही थी। अजय को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया।